रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम उदगीर विधानसभा क्षेत्र के बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार बालाजी कामड़े हमारे साथ मौजूद है। बालाजी कामड़े 2019 में भी उदगीर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं 2024 में। कामड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुजन मुक्ति पार्टी से आपने दूसरी बारी उम्मीदवारी हासिल की और चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव है, वो चुनाव हमारा भविष्य तय करने के लिए हम चुनाव में उतरते हैं, क्योंकि जो ये राजनीति है, राजनीति में अगर हम जिन लोगों को संसद में या विधानसभा में भेजते हैं तो वो लोग हमारा भविष्य तय करते हैं। तो हम लोगों का लाइफ, जनता का लाइफ सुकून से कैसा जी सके, हमारे लोग सुकून से कैसा जी सके, इसके लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून बनाने का अधिकार हम लोगों को वो उम्मीदवार को दिया जाता है जो चुन कर जाता है। इसलिए हम इस चुनाव में, मैं इस चुनाव में इसलिए उतरा हूँ कि जिन लोगों को अभी तक हमारी जनता ने भेजा है, विधानसभा में भेजा है या संसद में भेजा है, क्या उन लोगों ने ये पिछले 70-75 साल में जनता के लिए कुछ काम किया है? अगर जनता के लिए कुछ काम किया होगा तो जनता की इतनी जो हालत है, जो समस्याएं पैदा हुई है, या बेरोजगारी हो या महंगाई हो या बहुत सारी बातें हैं, तो ये नहीं हो सकती, ये उभर कर नहीं आती। तो ये जो लोग हम लोग जिनको भेज रहे हैं, ये जनता के लिए काम नहीं कर रहे। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को पहल करनी होगी और चुनाव के माध्यम से विधानसभा में जाकर जनता के लिए कुछ काम करें। ये मुद्दों के लेकर हम स्थानिक मुद्दे क्या होंगे? अब स्थानिक मुद्दों की अगर बात करते हैं कि यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि उदगीर विधानसभा में जो अभी माहौल बनाया जा रहा है कि एक तरफ से अजित पवार का जो उम्मीदवार है राष्ट्रवादी का, वो है संजय बनसोड़े, और दूसरी तरफ है शरद पवार का जो उम्मीदवार है वो है सुधाकर भालेराव। तो ये जो दो लोग हैं, ये दो लोगों की तरफ हमारे लोग बहके हुए हैं। ये लोगों को लग रहा है कि ये नहीं तो ये है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही है। शरद पवार का उम्मीदवार और अजित पवार का उम्मीदवार दोनों एक ही है। अगर ये एक नहीं रहते तो हम पिछले जो अजित पवार जब राष्ट्रवादी शरद पवार को छोड़कर चले गए तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े साहब के कहने पर चला गया, और शरद पवार कहते हैं कि ये हमारे साथ गद्दारी किया। अगर गद्दारी किए होते तो मैं आज के उदगीर के सभी जनता को मैं सवाल करता हूँ, अगर शरद पवार और अजित पवार के बीच में झगड़ा होता या फिर शरद पवार संघ के साथ या बीजेपी के साथ जुड़े नहीं रहते, तो यहाँ का जो उम्मीदवार दिया गया है वो सुधाकर जी भालेराव, जो पिछले 10 साल से उम्मीदवार रहे, आमदार रहे हैं, तो उनको क्यों फिर से टिकट दिया? क्या शरद पवार साहब को उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनमें से कोई लायक आदमी नहीं मिला जो उम्मीदवार बोलकर उम्मीदवार के तौर पर आगे आ सके? या कोई किसी उनके साथ जो सहयोगी पार्टियाँ हैं उनमें से कोई नहीं मिला, उनको ही क्यों दिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राजनीति कर रहे हैं अजित पवार और शरद पवार दोनों मिलकर, तो ये राजनीति महायुति और महाआघाड़ी दोनों मिलकर कर रही है कि वो दोनों एक है, दोनों का कुछ ये नहीं है, सब गठबंधन है। लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखो, अगर हम उदगीर मतदार संघ की बात करते हैं तो पिछले 10 साल जो भालेराव साहब थे, भालेराव साहब ने उदगीर की जनता के लिए कुछ किया? मुझे नहीं लगता कुछ किया है। तो अभी भी जो संजय बनसोड़े साहब जो पिछले 5 साल से राजनीति में कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन उनका अभी बताया जा रहा है कि ये विकास पुरुष है। क्या विकास किया? क्या 4 इमारतें खड़े करना विकास है? अगर 4 इमारतें खड़े करना ही विकास ये मानते हैं तो हम लोग जो आज उदगीर के विधानसभा मतदार संघ में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके हाथ को रोजगार नहीं है। बहुत सारे जो तरुण हैं, युवा लोग हैं, उनके हाथ को काम नहीं है। अब किसानों की बात अगर हम करते हैं, मैं किसान का संगठन चलाता हूँ, मैं किसान की अगर बात करते हैं तो अभी तक संजय बनसोड़े साहब ने किसानों के फेवर में ऐसी कौन सी बात विधानसभा में रखा है? कभी भी नहीं रखा है। जब पीक विमा की बात आती है या फिर उनके फसल को उचित दाम मिलने की बात आती है, क्या कभी संजय बनसोड़े साहब ने या भालेराव साहब ने विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाई है? तो अगर ये लोग किसानों के लिए काम नहीं करते हैं, बेरोजगारी के लिए काम नहीं करते हैं, या यहाँ के जनता के बहुत सारे मसले हैं इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो ये इन लोगों को हम चुनकर क्यों भेजना? अभी जो बताया आपने 5 साल उन्होंने काम नहीं किया और 10 साल इन्होंने भी काम नहीं किया,
अभी तो बाहर चुनाव में ऐसी भाषणबाजी हो रही है कि इन्होंने ये किया है, उन्होंने किया है। 15 साल का आपने हिसाब बताया अभी हमको, 5 साल और 10 साल। 15 साल में उदगीर का विकास नहीं हुआ। क्या हुआ? आप इसको विकास बोलते हैं? जब हमारा आदमी जो झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वो अगर सुकून से ज़िंदगी जीता है तो उसका विकास कहते हैं। वो विकास ये है, अब इमारत की बात करता हूँ मैं, आपकी जो कुछ ऑफिसेस बनाया गया है, तो मैं आपको पूछता हूँ कि जो ऑफिसर पहले फैन के नीचे बैठा था, अभी उसको एयर कंडीशन बना के दिया। तो जहाँ पर ये इमारत बनी हुई है, जहाँ पर वो एयर कंडीशन में लोग रह रहे हैं, उनके पास अगर हमारा सामान्य आदमी अगर उनके पास जाता है, क्या उसका काम पैसे लिए बगैर होता है? क्या इसको हम विकास कहेंगे? देखिए, इस देश में बहुत सारे बड़े पैमाने पर इस देश को बेचने का कार्यक्रम है। अब ये बहुत बड़ी बात है, ऊपर लेवल की बात है, लेकिन मैं यहाँ की बात करता हूँ मैं थोड़ा, कि ये जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे इनका एजेंडा नहीं है। ये नेशनल हाईवे सेंट्रल का एजेंडा है। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन लोगों ने रेल का पटरी, बहुत बड़े पैमाने पर रेल बिछाई थी। वो किसके लिए? उनके व्यापार के लिए। तो अभी भारत को बेचने का कार्यक्रम अभी बनाया गया ऊपर लेवल पर, क्योंकि ग्याट करार के माध्यम से भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो लोगों को कैसा कंगाल बनाया जाए, ये ऊपर लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात है। तो विकास किस तरीके का होना चाहिए? देखो, हमारे लोगों को हाथ को रोजगार चाहिए, हमारे लोगों को शिक्षा चाहिए। देखो, अब शिक्षा की बात आती है तो ये जो गवर्नमेंट, अभी संजय बनसोड़े साहब जिस सरकार में काम कर रहे हैं, उन सरकार ने 14,000 जिला परिषद के स्कूल बंद करवाने का निर्णय लिया है। अगर 14,000 स्कूल बंद हो जाते हैं तो हमारे गरीब जो सामान्य लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे? क्या हमारे लोग जिनके पास अब खाने के लिए रोटी नहीं, वो लोग अपने बच्चों को क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। तो वहाँ पर स्कूल बंद करने का काम शुरू किया है, हमारे नौकरियाँ ख़त्म करने का काम किया है। तो विकास इसको नहीं बोलती कि ये रास्ता, पानी और यही विकास नहीं है। हमारा जो आदमी है, हर आदमी को स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का हक मिलना चाहिए। जब तक ये हक नहीं मिलेगा तब तक भी इसको विकास नहीं कह जाते। आपने 2019 का चुनाव लड़ा, उसके बाद 5 साल का वक्त बीता, किस तरीके का जनता के संपर्क में रहे, क्या काम किया आपने? देखो, मैं पिछले 25 साल से संगठन में काम करता हूँ मैं, और पिछले 4-5 साल में मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा, काम होता है संगठन का आपका? जो संगठन में ये जो काम करते हैं लोग, ये राजनीति में जो लोग काम करते हैं, हमारे खिलाफ जो भी निर्णय लेते हैं, उसकी वजह से हमारे जो समस्याएं होती है वो लोगों को बताना, लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। किस तरीके के निर्णय? देखो, प्राइवेटाइजेशन की बात है या किसानों का प्रश्न है, तो हम लोगों को बताते रहते कि ये लोग हैं, इनके माध्यम से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे, ये लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले 5 साल से मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा में काम करता हूँ। अब एक किस्सा आपको मैं बताता हूँ। मैं पिछले 5 साल से मैंने हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि किसानों की जो बिजली का बिल है, वो जो MSEB के लोग हैं, वो MSEB के लोग ज़बरदस्ती वसूल करते हैं, लाइन काट कर करते हैं। हम लोगों ने जब पूछा उनको कि भाई ये आप क्यों काटते हैं, तो बिजली का बिल भरना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जब डिटेल में गए तो हमें पता चला कि बिजली का बिल तो गवर्नमेंट भी भरती है और ये MSEB के लोग किसानों की तरफ से भी वसूला जाता है। तो हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो पिछले 3 साल से हम लोगों ने बिजली का बिल जो गवर्नमेंट भी भरती है और किसानों से भी वसूला जाता है, ये बंद किया है। और हमारी वजह से पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों ने पूरे कलेक्टर के थ्रू मुख्यमंत्री को हमने निवेदन भेजा कि ये हिसाब दे दो, नहीं तो बंद कर दो। फिर इस साल जो गवर्नमेंट ने बंद किया है ना अभी, कि पिछले पीछे साल तक, आगे 5 साल तक ये बिजली का बिल माफ़ होगा, ये हमारी वजह से हुआ। तो हम ये किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अभी वो विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। 2019 में कितने मतदान मिले थे आपको? नहीं, वो मतदार जितना वोट मिला था वो अलग बात है। वो क्योंकि दूसरी बात कैसी है, देखो मैं 19 में जब बात कर रहा था, उस वक्त मेरा एक ही एजेंडा था कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव असल में चुनाव नहीं हो रहे। चुनाव में EVM मशीन बहुत बड़ी काम कर रही है। EVM मशीन पर में मैंने पूरा चुनाव का मैंने प्रचार किया था। तो EVM मशीन के माध्यम से अगर मेरे नाम पर कुछ वोट आते भी है तो दिखाया नहीं जाता। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं अब EVM मशीन के थ्रू ये जो चुनाव है ना, ये जिसको चुन कर लाना है वो EVM मशीन तय करेगी, अभी भी करेगी। क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि EVM मशीन में गड़बड़ी होती है और अभी जितने भी चुनाव हो रहे हैं
वो ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहे। हम लोगों ने बहुत बड़ा हंगामा किया हमारे संगठन के द्वारा, ये ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए। ये जो बैलेट पेपर उसके साथ लगाया गया है, इलेक्शन कमीशन भी बताता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लेकिन वो प्रूव नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने इलेक्शन कमीशन से बात की, उन्होंने यही जवाब दिया कि उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। फिर सुप्रीम कोर्ट गधा है जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है ये छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्यों मान लिया फिर? अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है? वो नहीं होता बोलने का। स्वतंत्र संगठन है, जो संस्था है, नहीं, चुनाव लड़ाती है, लेकिन उन्होंने पूछा है ना, उसको पूछा है, इलेक्शन कमीशन को पूछा है कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने खुद बोला है कोर्ट में कि हो सकता है, और बाहर आपके पास बोलता है कि नहीं होता। ऐसा कैसा हो जाता है? उन्होंने खुद बोला है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भाई हो सकता है, इसलिए तो फिर बैलेट पेपर लाने की बात आई 2014 के इलेक्शन में, लेकिन वो नहीं लगाई, फिर 19 में भी नहीं लगाई। अभी भी बैलेट पेपर 19 में लगाई, लेकिन उसकी गिनती नहीं हुई। अभी भी जो है बैलेट पेपर लगा रहे हैं, लेकिन लगाने के बाद भी उसकी मैचिंग नहीं हो रही है। अभी अब 5% का बात कर रहे हैं, 5 वोट इसका जो मशीन है वो बैलेट पेपर की, अपने इसके वीवीपैट की। तो ये सब जो है वो ईवीएम मशीन के, मैं उस वक्त वो एजेंडे पे लिया था। अब इस वक्त जो है ये दोनों एक ही तरीके से बात कर रहे हैं, एक ही है वो। अब हमारे उदगीर के लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम है ये। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दोनों को साइड में रखना चाहिए, अभी तीसरा कोई आना चाहिए। तीसरा आने के लिए, जैसे कि आप बता रहे, हर समाज का एक वोट बैंक होता है, हर पार्टी का वोट बैंक होता है। आपका कौन सा वोट बैंक? हमारा बहुजन समाज का वोट बैंक है। अच्छा। हम किसी एक जाति को पकड़कर काम नहीं करते, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी सभी के लिए हम काम कर रहे हैं। आप जीतने के लिए ठहरे या किसी को हराने के लिए ठहरे? हम जीतने के लिए ठहरे हैं। अगर लोग तय करते हैं, मैं अभी भी मानता हूँ आपके द्वारा अगर लोग सुनेंगे और सच में अगर सोचेंगे कि सही में इन लोगों ने जो अभी तक काम किया है, और मैं जो बोल रहा हूँ अगर उन लोगों को पसंद आ रहा है या अच्छा लग रहा है, तो वो मुझे वोट कर सकते हैं। तो मैं जीतने के लिए ठहरा, हराने से क्या मतलब होगा? इस तरीके की तैयारी की है आप जीत के? नहीं, देखो हम लोग, हमारे पास कोई मतदान हासिल कर जीतने के लिए किस तरीके से ग्राउंड लेवल की तैयारी की है? देखो, लोगों तक जाने के लिए पैसा चाहिए, और हम जो संगठन चलाते हैं लोगों के पैसे से ही चलाते हैं। हमारी जितनी औकात है, जितनी हमारी ताकत है, जितना लोग हमें सहकार्य करते हैं, साथ सहयोग करते हैं, उसके बलबूते पर हम जाते हैं। तो वही बता रहा हूँ, कितनी तैयारियाँ हुई, कितने ग्राउंड लेवल पे आप पहुँचे हैं? नहीं, ग्राउंड लेवल का काम चल रहा है आपका? देखो हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, अब ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पर हमारे संगठन का नाम नहीं है, वहाँ हमारे मेशाम साहब का नाम नहीं है। सब लोग सुनते रहते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात करते बोलते रहते हैं, लेकिन वोट के वक्त जो है ये जो लोग, अभी देखो, अब मैं कल परसों हॉस्पिटल में गया था, वहाँ एक पेशेंट आया था। वो पेशेंट को एक फ़ोन आया और उसने कहा कि अरे कहाँ पर है? वो बोला मैं दवाखाने में हूँ। वो बोला अरे आओ, आपको पैसे देना है। अब वो बोला किसके पैसे देना? वो नहीं, वो इलेक्शन के पैसे देना है। अब उसने नाम नहीं बताया किसका फ़ोन आया था। मैं बोला कितने वोट है आपके? वो बोला 90-100 वोट है। कितना पैसा दे रहा है? वो बोला 2 लाख रुपए दे रहा है। अब वो उन्होंने नाम नहीं बताया ना, इतना बता रहे तो वो भी बता दीजिए। वो जो पेशेंट था हॉस्पिटल में आया वाला, वो नहीं बताया ना नाम उसका, मैं कौन किसका है वो बोला साहब 2 लाख रुपए दिए, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। इसका मतलब ये जो चल रहा है ये, तो कैसा हम वोट कैसे हासिल करेंगे? जो लोग अपने 2000 पे, 500 पे, 1000 पे, नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि जीतने के लिए ठहरे, जीत की तैयारी के हिसाब से किस तरीके से काम हो रहा है, मैं वही जानना चाहता हूँ। नहीं, हम जो काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, जागृति करने का काम कर रहे हैं। ये करते 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 थोड़ा देर लगेगा, लोग समझ में आएगा लोगों को, और ये बदलेगा माहौल, बिल्कुल बदलेगा। आज नहीं तो कल बदलेगा। अगर आपके थ्रू ये जो सुन रहे लोग, आज भी मेरा वोट बढ़ सकता है, बढ़ेगा। उदगीर विधानसभा के मतदार आपको मतदान क्यों करें? क्यों ना करें? क्यों करें? हम आने वाले समय में ये जो राजनीति है, ये क्या करेंगे आप उदगीर के लिए जिसलिए आपको मतदान करना चाहिए? देखिए चैनल के माध्यम से देखिए साहब, जनता तक पहुंचा सके। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी हराने के लिए 25,000 नेहरू ने दिया था। बाबा साहब के खिलाफ जिस आदमी को खड़ा किया था, तो उस वक्त उसको 25,000 दिया और बोला कि तू जाकर लड़ाई चुनाव लड़। तो वो बोला साहब 25,000 क्यों? उस वक्त के 25,000 मतलब आज के 200-250 करोड़ हो सकते हैं ना, हो सकते। इतना पैसा दिया नेहरू ने। तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को इन लोगों ने सामने नहीं आने दिया।
कांग्रेस वालों ने, नेहरू ने। तो जो बाबा साहब को नहीं आने देते तो हम लोगों को सीधे तरीके से आने देंगे क्या? ये नहीं आने देंगे। तो हम लोग इस देश में जो आज़ादी कहते हैं, आज़ादी में हम लोगों को जो हक अधिकार चाहिए, देखो हक अधिकार कैसे, हक अधिकार जो शिक्षा का अधिकार हम लोगों को मिला है संविधान में, तो ये शिक्षा का अधिकार अगर बचाने का काम हम करेंगे तो ये हमारी अगली पीढ़ी जो है वो सुकून सी ज़िंदगी जी सकती है। तो शिक्षा के लिए काम करेंगे। आरोग्य की बात करते हैं तो क्या देश में हमारा लोगों का जो आरोग्य है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सेहत के लिए जो काम करना चाहिए, क्या वो कोई प्रावधान किया गया आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। नौकरी के लिए जो हमारे बच्चे प्राइवेटाइज, देखो जितनी भी सरकारी कंपनियां थी वो सरकारी कंपनियां उन्होंने बेच डाली, जिसमें हमारे लोगों को काम मिलता था, हमारे बच्चों को काम मिलता था। उदगीर जो ये मतदार संघ है ये किसानों का है, तो किसानों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है वो पानी की। तो यहाँ पर पानी, किसानों के लिए पानी लाने का कुछ काम अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। अगर हम करें, हमारी सरकार अगर आएगी, जब आएगी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नदी जोड़ प्रकल्प है ना, वो लाने का काम उन्होंने जो रखा था वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से किसानों को पानी मिलेगा। अगर पानी मिलेगा तो किसानों की खेती बन जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी बेरोजगार तरुण हमारे लोग घूमते रहते हैं, तो उदगीर शहर में, उदगीर मतदार संघ में फूड प्रोसेसिंग के जो जितने बड़े कारखाने हैं वो किसानों के खेती के आधार पर जितने भी बड़े हैं वो अगर लाते हैं तो हमारे बच्चों को, किसानों के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शिक्षा के लिए भी हम काम करेंगे, तो ये हम काम कर सकते हैं चुन कराने के बाद। उदगीर में परिवर्तन, रोजगार के लिए मतदान करने की उन्होंने इस इंटरव्यू के माध्यम से की है। देखते हैं कि आने वाले 2024 के परिणाम जो 23 नवंबर को आने वाले हैं, पता चलेगा कि कौन कितना आगे है, किसकी जीत है, उदगीर की जनता किसे चुनती है। शुक्रिया।